हर बार कोई शॉकिंग कहानी हम सुनते हैं तो ये कह देते हैं कि इससे डरावना या इंसानियत को शर्मसार करता वाकया शायद ही इतिहास में हुआ हो। पर इस क्लेम की सच्चाई को हम कितना आंकते हैं? अगर आंकने जाएंगे तो एहसास होगा ना ऐसी भयावह कहानी यूनिक है ना पहली। इतिहास भरा पड़ा है विद सच स्टोरीज। हम हर बार चकित होते हैं ये प्रॉब्लमैटिक है, या प्रॉब्लमैटिक तब होगा जब हम चौंकना ही बंद कर देंगे। ये दोनों ही विकल्प डरावने हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज की कहानी भी अगेन बेहद शॉकिंग है। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कहूंगी कि ये इतिहास का सबसे डरावना किस्सा है। इसका फैसला आपको करना है। ये कहानी है उस जापान की जो प्रेजेंट डे जापान से उलट था, क्रूर, डिक्टेटोरियल और रूथलेस। बात उन एक्सपेरिमेंट्स की जो इंसानों द्वारा इंसानों पर किए गए, और ये सब करने वाले मेन आदमी का अंजाम उसके गुनाहों से ज़्यादा चौंकाने वाला था। ये कहानी है यूनिट 731 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंपीरियल जापानीज आर्मी की कोवर्ट बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर रिसर्च यूनिट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ये एपिसोड आपको विचलित कर सकता है। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। मंचूरिया की जमी हुई बर्फीली जमीन पर पिंगफैंग डिस्ट्रिक्ट के हार्बिन शहर के बाहर एक बड़ा सा कंपाउंड था जो दूर से देखने पर किसी मॉडर्न रिसर्च सेंटर जैसा लगता था। लाल ईंटों की इमारतें, ऊंची चिमनियां और सलीके से बने आंगन देखकर लगता था मानो ये कोई यूनिवर्सिटी की लैब हो या कोई सरकारी हॉस्पिटल। दरवाजे पर साफ वर्दी पहने गार्ड खड़े रहते और वहां की चिमनियों से अक्सर धुआं निकलता जिसकी गंध में जले हुए मांस की बू आती थी। स्थानीय लोगों को समझाया जाता कि ये मांस नहीं, कचरा जलाया जा रहा है। लेकिन उन दीवारों के पीछे ना तो पढ़ाई होती थी ना ही इलाज। वहां कचरा नहीं जलाया जाता था। ये मौत का कारखाना था जिसे रिसर्च के नाम पर चलाया जा रहा था। यही थी जापान की कुख्यात यूनिट 731, जो 20वीं सदी के सबसे भयानक और डार्केस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक थी। इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था शीरो इशी, एक बेहद प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो इन्फेक्शन से ऑब्सेस था। उसने जापानी सेना को यकीन दिला दिया था कि भविष्य की युद्ध तकनीक सिर्फ बम और गोलियों से नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवों माने माइक्रोब्स में छुपी है। उसे कॉन्फिडेंस था कि ये इनविजिबल जीव कहर ढा सकते हैं और किसी भी युद्ध में डिसाइसिव साबित हो सकते हैं। शीरो वॉज अ मैन ऑफ चार्म एंड एरोगेंस। वो अपनी शख्सियत और आत्मविश्वास से जनरल्स पर छाप छोड़ देता था और उन्हें इनविजिबल हथियारों का सपना दिखाता। उसने वादा किया कि बैक्टीरिया और वायरस के जरिए जापान कम खर्च में एशिया पर काबिज हो सकता है, और ये भी कि बिना सीधे युद्ध किए सेनाओं और शहरों को तहस नहस किया जा सकता है। इशी ने कभी जनरल्स को इम्प्रेस किया ये बताकर कि जापान के दुश्मन जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बंधे थे जैविक युद्ध करने में हिचकिचाएंगे, और जापान इन मॉरल और कानूनी सीमाओं की परवाह किए बगैर रणनीतिक फायदा उठा सकता है। जो लड़ाइयां हथियारों से नहीं जीती जा सकती थी उन्हें दुश्मन सेना को बीमार करके आसानी से जीता जा सकता था। सेना इससे प्रभावित हुई। 1931 में जापान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। चीन में पड़ने वाले मंचूरिया के एक शहर मुकडेन में एक बम ब्लास्ट हुआ। इसके पीछे जापानी ही थे, लेकिन चीनी विद्रोहियों पर दोष मढ़ दिया गया। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर जापानियों ने मंचूरिया पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। अब जापान के पास चीन में एक कॉलोनी थी। इशी को एक गोल्डन चांस मिल गया। मंचूरिया में मौजूद सिटीजन्स अब सब्जेक्ट थे। बहस या विरोध की कोई जगह नहीं थी और जापानी यहाँ के शासक थे। इसने इशी को सीक्रेसी, रिसोर्सेज और सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान दिए। क्वांतुंग आर्मी के अंडर इशी को पैसा, सैनिक और व्यापक अधिकार मिले हुए थे। 1930 के दशक के मिड तक पिंगफैंग एक बड़ी रिसर्च फैसिलिटी में बदल गया। लेबोरेटरीज, बैरिक, सर्जरी थिएटर्स, भट्टियां और अपना पावर प्लांट तक। ये एक छोटा शहर था जो जीवन के लिए नहीं बल्कि सिस्टमैटिक तौर से कत्ल के लिए बनाया गया था। हिस्टोरियन डैनियल बैरनब्लाट अपनी किताब अ प्लेग अपॉन ह्यूमैनिटी में बताते हैं कि इशी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में होने वाली क्रूअल्टी को इनोवेशन बताकर बेचा, और इस इनोवेशन का पहला स्टेप था सब्जेक्ट्स को डीह्यूमनाइज करना ताकि वो इंसान लगे ही ना, क्योंकि इंसान की तकलीफ पर करुणा जागती है। लेकिन किसी लैब रैट पर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसके लिए भाषा को हथियार बनाया गया। कैसे, बताते हैं। पिंगफैंग में घसीट कर लाए जाने वाले लोग चीनी गांव वाले थे जिन पर चीनी विद्रोहियों को सपोर्ट करने का आरोप था। साथ ही कोरियाई कैदी, पकड़े गए रूसी, छोटे अपराधी और कभी कभी महिलाएं और बच्चे भी।
इनमें से किसी को भी इनके नाम से नहीं बुलाया जाता था, इन्हें कहा जाता था मारुता, एक जापानी शब्द जिसका मतलब होता है लॉग्स माने लकड़ियां। ये शब्द अपने साथ एक डरावना डबल मीनिंग भी लाता था। ये दर्शाता था कि ये इंसान केवल लकड़ियों के टुकड़े हैं जिन्हें काटा, जलाया या फेंका जा सकता है, जैसे इंसान ना हो, डिस्पोजेबल कचरा हो। शुरुआत में जिस कचरे की बात बताई गई थी, ये वही कचरा था। इंसानी मांस की बदबू लगती नहीं थी, वो इंसानी मांस की बदबू ही थी। हैल गोल्ड की किताब यूनिट 731 टेस्टिमनी में यूनिट 731 के एक गार्ड का कन्फेशन पढ़ने को मिलता है। उसने स्वीकार किया था, हमसे कहा गया था कि उन्हें कभी इंसान न कहें, वो लकड़ियां थे, स्पेसिमेन, नमूने थे। इस तरह हमें उनके चेहरों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। एक बार जब इन लोगों से उनकी इंसानी पहचान छीन ली जाती तो वे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कच्चा माल बन जाते, वो एक्सपेरिमेंट्स जो कल्पना से परे थे। इसी के अंडर काम कर रहे साइंटिस्ट डेटा चाहते थे और उनका मानना था कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा सिर्फ जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके ही मिल सकता है, और इसी डेटा के लिए इंसानियत की हर हद लांघी जाती थी। ये डिटेल्स आपको डिस्टर्बिंग लग सकती हैं, प्लीज ट्रेड विद कॉशन। कैदियों को जानबूझकर प्लेग, हैजा, टाइफस, सिफिलिस और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों से इन्फेक्ट किया जाता। कुछ को दूषित खाना खिलाया जाता, कुछ को प्लेग फैलाने वाली जूं, फ्लीज से जानबूझकर कटवाया जाता था, और ये सब करने के बाद इन लॉग्स के लक्षण हर घंटे दर्ज किए जाते। जबरन इन्फेक्ट किए जाने के कितनी देर बाद या जल्दी बुखार आया, कितने दिनों में पेशेंट्स के ऑर्गन्स ने कंप्लीटली काम करना बंद किया, किस स्ट्रेन ने सबसे तेजी से जाने ली, ये दवा या इलाज नहीं था, इट वाज पैथोलॉजी टर्न्ड इनटू थिएटर। शायद इन सब क्रूर एक्सपेरिमेंट्स में सबसे भयानक थी बेहद पेनफुल विविसेक्शन विदाउट एनेस्थीसिया। विविसेक्शन का मतलब होता है जिंदा जीवों को काट कर उनकी स्टडी करना। आसान शब्दों में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें डॉक्टर या साइंटिस्ट किसी जिंदा जीव के शरीर को खोलते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स, बीमारियां या शरीर के काम करने का तरीका देखा समझा जा सके। यूनिट 731 में इसका इस्तेमाल कैदियों पर बिना एनेस्थीसिया के किया जाता था ताकि ये देखा जा सके कि उनकी बीमारी कैसे बढ़ती है, इन्फेक्शन के बाद ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। ये बेहद क्रूअल और इनह्यूमन तरीका था। साफ सुथरे सफ़ेद कमरों में लैब कोट्स पहने डॉक्टर जिंदा कैदियों को काटते ताकि बीमारी के फैलने की स्पीड को रियल टाइम में स्टडी किया जा सके। लोगों के फेफड़े ऑब्जर्व किए जाते एज दे कोलैप्स्ड। लिवर्स में जैसे जैसे पस भरता उन्हें एग्जामिन किया जाता। आंतों को खोलकर उनमें इन्फेक्शन के साइंस को ट्रेस किया जाता। ये सब बगैर एनेस्थीसिया के, बगैर बॉडी पार्ट्स को सुन करे। कैदी किस दर्द से गुजरते होंगे उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े होते हैं। एक असिस्टेंट ने अपनी टेस्टिमनी में बताया था वो छाती खोलकर दिल को बाहर निकालते थे, वो भी तब जब वो धड़क रहा होता था। हमें बताया गया था ये इसलिए किया जाता था ताकि ये ऑब्जर्व किया जा सके कि ऐसा करने के बाद दिल कितनी देर तक धड़कता रहेगा। कैदी चिल्लाते, भीख मांगते, गिड़गिड़ाते और अंत में मौन हो जाते। उनकी बॉडी डिटेल्स को चार्ट्स में रिकॉर्ड किया जाता और उनके अवशेषों को फर्नेसेस, भट्टियों में फेंक दिया जाता। और ये सिर्फ एकमात्र क्रूअल एक्सपेरिमेंट नहीं था। मंचूरिया की कड़ाके की सर्दियों ने क्रूरता का एक और तरीका दे दिया था, फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट्स, ठंड में जमाने का प्रयोग। शीरो ये जानना चाहता था कि जापानी सैनिक एक्सट्रीम ठंड में कैसे जिंदा रह सकते हैं। कैदियों को सब जीरो टेम्परेचर्स में बाहें उघाड़े बाहर खड़ा कर दिया जाता। गार्ड्स उनके खुले हाथों पर तब तक पानी डालते जब तक वो ठोस बर्फ में न बदल जाए। ये देखने के लिए कि फ्रॉस्ट बाइट कंप्लीट हुआ या नहीं, वो बाहों को लाठी से मारते। अगर आवाज़ खोखली और लकड़ी जैसी आती मतलब ठोस बर्फ नहीं जमी थी और एक्सपेरिमेंट जारी रहता। फिर आता था इसी एक्सपेरिमेंट का अगला फेज, थॉइंग माने पिघलाना। ये मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है, इसलिए आपको भी विवेक की सलाह दी जाती है। कुछ बाहों को गर्म पानी में डुबोया जाता, कुछ को आग से पिघलाया जाता और कुछ को बगैर इलाज के सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। ये सब डेटा इकट्ठा करने के लिए, कैदियों की सफरिंग की फिक्र किए बगैर। एक टेक्नीशियन की टेस्टमनी के मुताबिक हम कैदियों की बाहें जमा देते थे, त्वचा फट जाती थी और हड्डी दिखने लगती थी। कभी कभी वो तब भी जिंदा होते जब हम अलग अलग तरीकों से बर्फ पिघलाते थे। और इन सब ऑब्जर्वेशंस को केयरफुली मेडिकल नोट्स में लिखा जाता जैसे कैदियों का दर्द, उनकी सफरिंग एक आंकड़ा या ग्राफ हो। इट इज बैफलिंग टू नो हाउ इनह्यूमन ह्यूमंस कैन बी। बिरले ही ऐसा होता है कि क्रूरता हो और यौन उत्पीड़न की गैर मौजूदगी हो।
यूनिट 731 में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। वहाँ सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। औरतों को फोर्सफुली रेप किया जाता ताकि यौन रोगों की स्टडी की जा सके। एक्सपेरिमेंट्स के लिए महिला कैदियों को पुरुष कैदी रेप करते थे। कई टेस्टिमनीज के मुताबिक वहाँ तैनात सैनिक भी रेप करते थे, जबकि उन्हें ऑफिशियली कैदियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मनाही थी। सिफिलिस, जो कि एक एसटीडी है, उसको जानबूझकर फैलाया गया और उसके असर को दर्ज किया गया। और ये हैवानियत यहाँ भी नहीं रुकी। गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमित किया गया और फिर उनका भी विविसेक्शन किया गया। बगैर एनेस्थीसिया प्रेग्नेंट महिलाओं को काटा जाता, उनके फीटसेस को चीर कर देखा जाता कि क्या बीमारी माँ के गर्भ तक पहुँचती भी है या नहीं। स्टडी और रिसर्च और साइंस के नाम पर ये सब चलता रहा, जस्टिफाई किया जाता रहा। बचने का या सिर्फ कैद में रहने का कोई ऑप्शन नहीं था। यूनिट में कैदी पहुंचते तो किसी भी हाल में टॉर्चर निश्चित था। कैदियों पर भूख और प्यास थोप दी जाती थी ताकि ये दर्ज किया जा सके कि इंसान के शरीर के अंतिम चरण कैसे होते हैं। कुछ कैदियों का पूरा खून निकाल लिया जाता तो कुछ को घोड़ों का खून या समुद्र का पानी इंजेक्शन के जरिए चढ़ाया जाता, ये देखने के लिए कि शरीर कैसे रिएक्ट करता है। इन भयानक ट्रांसफ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कैदी चीखते रहते जब तक उनके अंग एक एक करके काम करना बंद नहीं कर देते थे। लेकिन उनकी पीड़ा को गॉड नोज हाउ एकदम कोल्ड इनह्यूमन तरीके से रिकॉर्ड किया जाता, जैसे करने वालों के लिए वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स मात्र थे, जीव नहीं। इन सब के पीछे अपराधी जस्टिफाई करते रहे कि ये सब विज्ञान के लिए है। अपने इर्द गिर्द लोगों को बताते रहे कि वो ये सब जापान के सम्राट के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने जो बनाया वो ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, बल्कि रिसर्च के नाम पर होते अमानवीय क्राइम्स थे, स्टडी के नाम पर होती भयावता थी। हिस्टोरियन शेल्डन हैरिस ने इसे मॉडर्न हिस्ट्री में इंसानों पर किया गया सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम बताया है। लेकिन यूनिट 731 का भय सिर्फ उसकी दीवारों तक सीमित नहीं था। शीरो इशी अपने क्रिएशंस को असल में आजमाना चाहता था, ये देखने के लिए वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। और इस आजमाइश के लिए भी जो कुछ किया गया वो इंसानियत से परे था। हवाई जहाज़ों से चीनी गांवों पर हमले किए गए, कैसे उन गांवों पर सेरेमिक बॉम्ब्स फेंककर जो भरे होते थे प्लेग फैलाने वाली फ्लीज से, जानबूझकर वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट किया गया, कुओं में हैजा और टाइफॉइड जीवाश्म डालकर जानवरों को एंथ्रैक्स फैलाने के लिए छोड़ा गया। हुआ वही जो शीरो ने चाहा था। भारी संख्या में लोग बीमार पड़े, पूरे के पूरे गांव संक्रमित हो गए। एक चीनी गांव वाले ने इन सब कारनामों के नतीजों को याद करते हुए कहा था, हवाई जहाज़ों के बाद हैजा फैल गया, हमारे कुएं बदबूदार हो गए, कुछ ही हफ्तों में पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए। ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं थे, बल्कि वैश्विक स्तर पर जैविक युद्ध माने बायोलॉजिकल वॉरफेयर की प्रैक्टिस थी, जिन्हें फील्ड ट्रायल्स कहा गया। हजारों लोगों ने इन ट्रायल्स में जान गंवाई। आयरनी ये भी कि ऐसे कैंपेन्स के दौरान कुछ जापानी सैनिक भी संक्रमित हो गए थे। ये तथ्य भी इस बात को दर्शाता है कि इन्फेक्शंस किसी देश की सीमा नहीं मानते, भले वो किसी ने खुद ही क्यों ना फैलाए हों। यूनिट 731 को और भी भयावह ये सच्चाई भी बनाती है कि वहाँ के कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटीज़ को बेहद कोल्ड, और मैं नहीं जानती कि कहना सही होगा या गलत, पर प्रोफेशनल तरीके से निभाया था। चौंकाने वाली बात यह भी कि इनमें से कई स्वभाव से सेडिस्ट नहीं थे। वो आम डॉक्टर्स, सर्जन्स और रिसर्चर्स थे जो अपने काम को देशभक्ति या करियर एडवांसमेंट समझते थे। हिस्टोरियन यूकी तनाका अपनी किताब हिडन हॉरर्स में बताते हैं कि महत्वाकांक्षा और सम्राट के प्रति वफादारी अक्सर अंतरात्मा से ज्यादा मायने रखती थी। इस इन ह्यूमन यूनिट से जुड़ी टेस्टिमनीज में दशकों बाद एक असिस्टेंट ने पछताते हुए कहा था, उस समय हमें लगा कि हम सम्राट की सेवा कर रहे हैं, अब मुझे समझ में आता है कि हम केवल इशी के एम्बिशन की सेवा कर रहे थे। उन पुरुषों की चुप्पी जिन्होंने सब जानते समझते भी इस क्रूअल्टी का विरोध नहीं किया, यही चुप्पी और अनासक्ति उन एक्सपेरिमेंट्स और ब्रूटैलिटीज को जारी रखने की इजाजत देती चली गई। 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा और सोवियत सेना हाबन की ओर बढ़ी, इशी ने सबूतों को मिटाने के आदेश दिए। इमारतों में डायनामाइट से विस्फोट किया गया, कैदियों की सामूहिक हत्याएं की गई और रिकॉर्ड जला दिए गए। पिंगफैंग की भट्टियों से जले हुए इंसानी मांस की गंध आखिरी बार उठी। पर सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट कहाँ रहते हैं, वो सर उठाते हैं, सामने आते हैं। सोवियत आर्मी ने यूनिट 731 के कुछ स्टाफ मेंबर्स को पकड़ लिया और 1949 में खाबरोव्स्क ट्रायल्स हुए, जहां जैविक युद्ध माने बायोलॉजिकल वॉरफेयर के डिटेल्ड कन्फेशंस ने दुनिया को हिला कर रख दिया।
गवाही में प्लेग बॉम्ब्स, हैजा की महामारी और फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट्स आदि की चिलिंग डिटेल्स शामिल थी। वॉर क्राइम प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए शीरो ने अपनी डेथ फेक की, पर वो पकड़ा गया। आप सोच रहे होंगे कि बेगैरती से किए गए इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को करने वालों को सजा मिली होगी, उनके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, बट हियर कम्स अ ट्विस्ट इन हिस्ट्री। यूएसए ने किया एक सौदा। अमेरिका सोवियत्स की जैविक युद्ध में बढ़ती ताकत से डरा हुआ था। इसी के चलते यूनिट 731 ने ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो डेटा इकट्ठा किया था उसे यूएस से मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंश्योर किया कि ये डेटा खत्म नहीं होने दिया जाएगा। यूएसए को वो डेटा मिला, वहां की गई हर तरह की डिटेल्ड रिसर्च भी मिली, जिसे खुद यूनिट के टॉप साइंटिस्ट्स ने अमेरिका को सौंपा, और इसके बदले इन सभी साइंटिस्ट्स और शीरो इशी को मिली कंप्लीट इम्यूनिटी। हिस्टोरियन शेल्डन हैरिस ने अपनी किताब फैक्ट्रीज ऑफ डेथ में साफ शब्दों में भी कहा है कि 20वीं शताब्दी का ये सबसे शर्मनाक कवर अप था। जहां न्यूरमबर्ग की नाजीज का ट्रायल हुआ, वहीं इशी आराम से जापान में रहा विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, और उसे उसके अपराधों के लिए कभी सजा नहीं मिली। इम्यूनिटी की डील करने के बाद इशी को अपने क्राइम्स के लिए, जैसे हमने पहले बताया, सजा नहीं मिली। वो जापान लौट आया, वहां उसने क्लिनिक खोला और अपनी जिंदगी के बाकी साल वहीं गुजारे। उन हजारों विक्टिम्स के टॉर्चर और डेथ्स के लिए उसे कभी फॉर्मली जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। 1959 में शीरो की गले के कैंसर से मौत हुई। उसका फ्यूनरल सेकंड इन कमांड मसाजी कितानो ने चेयर किया था, जो खुद भी वॉर क्राइम प्रोसिक्यूशन से बच निकला था। कुछ लोगों का कहना है कि इशी की मौत को पीसफुल माना जाना कंट्रोवर्शियल है, पर यह बात नकारी नहीं जा सकती कि उसकी डेथ को पीसफुल उसकी क्राइम्स को मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है। उसने और उसकी टीम ने कैदियों और सिविलियंस पर बेहद ब्रूटल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए। इसी वजह से लोग उसकी आसान मौत को बड़ा अन्याय मानते हैं, खासकर तब जब उसके एंड को उसी के विक्टिम्स की बेपनाह तकलीफ और दुख से कंपेयर किया जाए। एंड टू ऐड सॉल्ट टू द वुंड्स, दशकों तक इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुई थी। For decades, Unit 731 remained a shadow in Japan's history. टेक्स्ट बुक्स ने इसका जिक्र नहीं किया, पॉलिटिशियंस ने इसे अवॉइड किया और सर्वाइवर्स की आवाज़ अक्सर इग्नोर कर दी गई। 1980 के दशक में जाकर जब सेची मोरीमुरा ने द डेविल्स ग्लटनी और हैल गोल्ड ने टेस्टिमनी पब्लिश की, तब जनता ने सच का सामना करना शुरू किया। यूनिट 731 के पीड़ितों को कभी इंसाफ का हक नहीं मिला। उन्हें ना तो अदालत में अपनी बात कहने का मौका दिया गया, ना ही आखिरी बार अपनी बात रखने की आज़ादी। यहाँ तक कि उन्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। उनकी जिंदगियाँ बगैर किसी पहचान और इज्जत के ख़त्म कर दी गई। कुछ को सिर्फ नंबर बनाकर कागज़ों में दर्ज कर दिया गया, तो कुछ को भट्टियों में फेंक दिया गया। उन्हें नोटबुक में नंबर, जार में स्पेसिमेन, भट्टी में राख तक सीमित कर दिया गया। फिर भी उनकी आवाज़ें टुकड़ों में जीवित हैं, गवाहियों में, ओवर जनरेशंस परिवारों द्वारा बताई गई कहानियों में और पछताते अपराधियों के शब्दों में। यूनिट 731 की कहानी केवल युद्ध की क्रूरता के बारे में नहीं है, ये विज्ञान के भ्रष्ट होने के बारे में भी है। सबसे जरूरी ये याद दिलाती है कि नैतिकता के बिना प्रगति नहीं है, तबाही है। आज पिंग फैंग में एक म्यूजियम खंडरों पर खड़ा है। कांच के केसेस में सर्जिकल टूल्स, तस्वीरें और जले हुए रिकॉर्ड्स के टुकड़े रखे गए हैं। विजिटर्स उन गलियारों से गुजरते हैं जहां कभी कैदी चिल्लाते थे, और वो जगह शांत होते हुए भी ठसाठस भरी है डरावनी यादों से। यूनिट 731 में कम से कम 10,000 लोगों की मौत हुई, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा सिविलियंस ने चाइना में हुए जर्म वॉरफेयर के फील्ड ट्रायल्स में अपनी जान गंवाई। उनके नाम मिटा दिए गए, उनके शरीर जला दिए गए, और उनके दर्द को सिर्फ डेटा में बदल दिया गया। लेकिन उनकी पीड़ा की स्मृति आज भी चेतावनी के रूप में जीवित है। जब साइंस मानवता तज देती है, तब लैब्स भी स्लॉटर हाउसेस में बदल जाते हैं। इन विक्टिम्स को याद रखना सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भूलने के खिलाफ रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर हम यूनिट 731 और उस जैसी कहानियों को चुप्पी में डूबने दें, तो हम भी क्रूरटी पर पर्दा ही डालेंगे। ऐसी एट्रोसिटीज को कॉल आउट करना, उनकी सच्चाई बयान करना जरूरी है, हमेशा रहेगा। आज का एपिसोड यही तक। लौटेंगे अगली बार एक और किस्से के साथ। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।